नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसका आज का हमारा टॉपिक है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो हमने पुर्तगालियों से शुरू किया था। भारत में यूरोपियों के आगमन से संबंधित जो बेसिक हमारा जो पहला चैप्टर था, हमने वहाँ से शुरू किया। पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डचों के बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज़ों के बाद डेन्स आते हैं, डेन्स के बाद फ्रांसीसी आए थे और फ्रांसीसियों का हमने चैप्टर ख़त्म किया। तो आज हमारा टॉपिक आता है कर्नाटक का युद्ध। जो कर्नाटक के जो भी युद्ध हुए थे उनकी आज हम चर्चा करेंगे। उनके बारे में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हम पहला हमारे टॉपिक है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो दोस्तों, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है, ये देखिए, इससे जो कर्नाटक के जो युद्ध हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में बनते रहते हैं। या तो कभी कभी ऐसे पूछ लेगा आपसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है वो हुआ था 1746 से 1748 तक। 1746 में शुरू हुआ था और 1748 में ख़त्म हुआ था। अब देखिए, जब युद्ध हुआ है तो उसका कोई कारण भी रहा होगा। तो किस कारण से वो युद्ध हुआ था, तो उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। दरअसल कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है, उस युद्ध का जो कारण था वो था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध किस किस के बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। अब देखिए, उत्तराधिकार का युद्ध तो होता है ऑस्ट्रिया में, लेकिन इसका असर भारत में कैसे पड़ता है यह मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है, अब एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ लेगा कर्नाटक में प्रथम युद्ध का कारण क्या रहा था, तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। इसके दो कारण रहे थे, एग्जाम में दो कारण पूछता है, वो दोनों ही मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, पहला कारण क्या हो गया, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। और एक चीज़ इसमें ये भी थी, अमेरिका का जो नाम था उसको क्या रखें, इस बात को लेकर भी थोड़ी बहुत लड़ाई उस समय चल रही थी। तो ठीक हो गया। अब इसमें युद्ध की शुरुआत कौन करते हैं, युद्ध की शुरुआत करते हैं अंग्रेज। अंग्रेज तो हमेशा से खुरापाती रहे थे। तो युद्ध की शुरुआत किसने करी थी कर्नाटक के प्रथम युद्ध में, उत्तर आ जाएगा अंग्रेज। ठीक हो गया। अब इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वह कौन कर रहा था, बार्नेट। और फ्रांसीसी जो उसमें फ्रांसीसी गवर्नर था वो कौन था, डुप्ले। जैसा कि डुप्ले 1742 ईस्वी में भारत में आता है, पांडिचेरी का गवर्नर इसको बनाया जाता है 1742 ईस्वी में। तो अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, कर्नाटक के प्रथम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, उत्तर आ जाएगा आपका बार्नेट। और फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्ले। इसी डुप्ले ने ही जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था किसमें, कर्नाटक के प्रथम युद्ध में। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए होता क्या है, जो बार्नट होता है उसके नेतृत्व में क्या है करते हैं ये लोग, अंग्रेजी सेना तो इसके नेतृत्व में चल रही होती है। ये लोग क्या करते हैं, जो फ्रांसीसी कुछ जल जहाज होते हैं, जलपोत होते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। कौन लोग, बार्नोट अंग्रेजी सेना किसको पकड़ते हैं, फ्रांसीसी सेना के जो जलपोत होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। अब देखिए, दूसरा कारण एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण क्या रहा था, तो उसका उत्तर कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, अंग्रेजी नौसेना के द्वारा फ्रांसीसियों के जलपोतों को पकड़ना। इस तरह से भी आपका जो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बनता है और बना हुआ भी है ऐसा। और पहला तो आपका ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध हो गया और दूसरा मैंने आपको बता दिया अभी। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए, अंग्रेज़ों ने क्या किया, बॉर्नेट ने जो उसका सेना का नायक था, तो उसने क्या किया, फ्रांसीसियों के जो जहाज़ थे उन पर कर लिया कब्जा। अब जो डुप्ले होता है वह क्या करता है, इस समय कर्नाटक का एक नवाब होता है, उससे प्रार्थना करता है कि भैया हमें हमारे जहाज़ वापस लौटा दो, हमें हमारे जहाज़ वापस लौटा दो। लेकिन जो नवाब होता है वो इस और कोई ध्यान नहीं देता है, मतलब उसकी बात पर कोई रत्ती भर भी गौर ही नहीं करता है। ठीक है, तो डुप्ले समझ गया नवाब से तो मुझे कोई सहायता मिलने वाली नहीं है। अब वह क्या करता है, मैंने आपको पहले बताया था, जैसे जो फ्रांसीसी थे उन्होंने भारत के बाहर के कुछ द्वीप थे उन पर कब्जा किया हुआ था। तो ऐसा ही एक जगह होती है, वो जगह होती है मॉरिशस। मॉरिशस में एक फ्रांसीसी गवर्नर होता है, उसका नाम होता है ला बुर्डोने। इसी जब डुप्ले मॉरिशस के गवर्नर ला बुर्डोने के पास जाता है सहायता के लिए, अब वो भी फ्रांसीसी होता है ला बुर्डोने, तो उसकी हेल्प तो करेगा ही करेगा। अब वह क्या करता है, 3000 सैनिकों के साथ धावा बोल देता है मद्रास पर। 3000 सैनिकों के साथ धावा बोल देगा मद्रास पर, कौन, ला बुर्डोने। और क्या करता है, वो मद्रास पर कर लेता है अधिकार।
ठीक हो गया। अब भाई डुप्ले को जब वहाँ से सहायता नहीं मिलती है कर्नाटक के नवाब से, तो मॉरिशस के जो गवर्नर होता है ला बोर्डन ने, वहाँ से उसको सहायता मिल गई, 3000 सैनिक की सहायता मिली और मद्रास पर उसने कर लिया गया कब्जा। ठीक हो गया। मद्रास पर हो गया मद्रास पर फ्रांसीसियों का हो गया कब्जा। और फ्रांसीसी क्या करते हैं, जल तो छोड़िए, जल क्षेत्र के साथ साथ जो इनका थल क्षेत्र होता है उस पर भी घेरा डाल लेते हैं, बिल्कुल अपनी स्थिति को मजबूत कर लेते हैं। ठीक हो गया। मद्रास पर अधिकार कर लिया तो अंग्रेज भैया इनसे विनती करता है, बोर्डूने से अंग्रेज विनती करते हैं कि हमें हमारा मद्रास वापस लौटा दो। तो जो बोर्डूने होता है वह क्या करता है, 40,000 पाउंड में ये क्या करता है, अंग्रेजों को मद्रास वापस लौटा देता है। देखिए, क्षेत्र को जीत भी लिया, उसके बाद उसको वापस भी कर दिया और पैसा भी कमा लिया। ठीक हो गया। लेकिन एक कहानी बाकी है। लेकिन क्या होता है, जो डुप्ले होता है वह मद्रास पर पुनः अधिकार कर लेता है। जैसे ही ला बोर्डूने भारत से मॉरिशस के लिए जाता है तो डुप्ले क्या करता है, मद्रास पर कर लेता है अधिकार। ठीक हो गया। अब इसने अधिकार कर लिया। जब यहाँ पर इसने अधिकार कर लिया तो अंग्रेज क्या होते हैं, अंग्रेज जो होते हैं वो जाते हैं कर्नाटक के नवाब के पास। पहले कौन गया था, फ्रांसीसी। अब जाते हैं अंग्रेज किसके पास, कर्नाटक के नवाब के पास। और किस लिए आते हैं कि भैया हमारा जो मद्रास है उस पर तो फ्रांसीसी ने कब्जा कर लिया है, हमको हमारा मद्रास वापस लौटाओ किसी भी तरीके से, हमें कुछ नहीं पता। अब जो कर्नाटक का नवाब होता है इस मामले में लेता है दिलचस्पी। देखिए, फ्रांसीसियों की तो उसने कोई सहायता नहीं की, यहाँ तक कि उसकी बात भी नहीं सुनी, लेकिन अंग्रेज़ों के मामले में वो थोड़ी दिलचस्पी लेने लग जाता है कि मतलब हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, जो तुम्हारा क्षेत्र है तुम्हें वापस लौटा दूंगा। लेकिन डुप्ले जो होता है उसने भी कूटनीति का प्रयोग किया और वो क्या कहता है, वो जो नवाब होता है उससे क्या कहता है, मद्रास से अंग्रेज़ों को हटाकर मैं तुम्हें दे दूंगा। नवाब से क्या कहता है कि जो मद्रास का जो क्षेत्र है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब जो नवाब होता है वो भी थोड़ा चालाक किस्म का होता है, वो कहता है, उसको डुप्ले के जो कथन में है उसको थोड़ी शंका दिखाई देती है। अब जिस कारण क्या होता है, इतनी सारी जो कहानी बन चुकी है, मतलब इतनी सारी जो कहानी बन गई है, तो इसके कारण एक युद्ध उत्पन्न हो जाता है। अब युद्ध तो होना ही था, तो एक युद्ध उत्पन्न हो गया। अब चलिए देखते हैं वो युद्ध कौन सा उत्पन्न हो गया। तो जो भी वहाँ से परिस्थिति बनी, उस युद्ध का परिणाम क्या था, सेंट थोमे का युद्ध। अक्सर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है ये, सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1748 ईस्वी में, कर्नाटक के प्रथम युद्ध के दौरान। किस किस के बीच हुआ था, ये हुआ था फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, सॉरी यहाँ अरवरुद्दीन लिखा हुआ है लेकिन इसका नाम है अनवरुद्दीन। और देखिए दोस्तों, फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच, तो मैंने बताया आपको, जब फ्रांसीसी सेना जाते हैं, जो कर्नाटक का नवाब होता है उसका नाम होता है अनवरुद्दीन, उसके पास जब जाते हैं तो वो साफ मना कर देता है और उसकी बात पर गौर नहीं करता है। लेकिन जैसे ही अंग्रेज सहायता के लिए जाते हैं तो वह हामी भर देता है। तो उसके कारण एक युद्ध जो होता है उसके कारण युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है सेंट थोमे का युद्ध। वह युद्ध कब होगा, 1748 ईस्वी में। तो इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करता है कैप्टन पैराडाइज। याद रखना दोस्तों, सेंट थोमे के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था, आंसर आ जाएगा आपका कैप्टन पैराडाइज। और जो कर्नाटक के नवाब होता है अरवुद्दीन, उसका जो सेनानायक होता है लेकिन उस युद्ध का नेतृत्व करता है वो कौन होता है, महफूज खां। ठीक हो गया, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखिए, इस युद्ध में होता क्या है, जो कैप्टन पैराडाइज होता है उसके पास सेना की जो संख्या होती है वो होती है मात्र 700 प्लस 300, कुल उसके पास जो सेना होती है वो होती है 1000। लेकिन जो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने जो सेना भेजी होती है उस सेना में कितने व्यक्ति होते हैं, पूरे 10,000। लेकिन फ्रांसीसी सेना बहुत ही अनुशासित होती है, जिस कारण से वह अनवरुद्दीन की जो सेना होती है महफूज खां के जो नेतृत्व में आती है उसको क्या करती है, इसको हरा देती है। बिल्कुल ही 1000 सैनिकों ने 10,000 सैनिकों को हरा दिया, उसको पराजित कर दिया। तो अब क्या होता है, जब इतना सब कुछ हो जाता है उसी दौरान क्या होता है, यूरोप में एक संधि हो जाती है। जो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध चल रहा होता है वो युद्ध समाप्त होने की कगार पर आता है, तो एक संधि हो जाती है और उसी संधि का नाम क्या है, एक्स-ला-शापेल की संधि। यूरोप में देखिए, जब वहाँ यूरोप और फ्रांस में जब लड़ाई हुई तो
यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच जब लड़ाई होती है तो वो लोग आदेश देते हैं कि भैया तुम भारत में भी लड़ो, आपस में खूब लड़ो, एक दूसरे को खूब मारो। तो जैसे ही वहाँ यूरोप में फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध बंद होता है, वैसे ही कहते हैं यहाँ भी युद्ध तुम रोक दो, क्योंकि संधि हो गई है। एक्स-ला-शापेल की संधि कब हुई? 1748 ईस्वी में। कहाँ हुई थी ये? यूरोप में। अक्सर क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एक्स-ला-शापेल की संधि कहाँ हुई थी? यूरोप में। कब हुई थी? 1748 ईस्वी में। चलिए ठीक है, ये संधि किस किस के बीच हुई? ये संधि हुई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। और इस संधि के कुछ परिणाम निकले थे, वो क्या थे? अंग्रेज़ों को मद्रास वापस मिल गया था और फ्रांसीसियों को भी इसमें कुछ मिला था। फ्रांसीसियों को क्या मिला था इसमें? फ्रांसीसियों को अमेरिका में एक लुईसबर्ग नामक स्थान है, उस स्थान को फ्रांसीसियों को सौंप दिया गया था। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है 1748 ईस्वी में एक्स-ला-शापेल की संधि के साथ समाप्त हो गया। लेकिन जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था उसकी जो संधि थी वो केवल अस्थाई थी, क्योंकि वो इस अस्थाई संधि थी जिस कारण से पुनः एक दूसरे युद्ध का आरंभ होना शुरू हो जाता है। अब जो प्रथम युद्ध था उसका तो जो कारण था वो था यूरोप, मतलब यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार से संबंधित फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में। लेकिन जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है, देखो जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ तो यूरोप में था, लेकिन उसकी जो गतिविधियां हलचल हुई थी भारत में ही बहुत हुई थी, जिस कारण से भारत में कुछ ऐसी स्थितियां बन गई थी जिस कारण से कर्नाटक का दूसरा युद्ध शुरू हो गया। तो कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध होता है वो होता है 1749 से 1754 के बीच। ये डेट आपको याद रखनी है। आप अगर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको डेटों के साथ खेलना ही पड़ेगा, तभी आप आधुनिक भारत में निपुण माने जाएंगे, जब अगर आपको डेट याद हो जाएंगी। तो अगर आप डेट याद नहीं करते हैं तो सोच लीजिए कि ये एग्जाम में आपकी काफ़ी सारे क्वेश्चन छूटने वाले हैं। चलिए 1749 से 1754 ईस्वी में चलता है कर्नाटक का दूसरा युद्ध। अब इस युद्ध का कारण क्या रहा था मैं आपको बताता हूँ। 1748 ईस्वी में हैदराबाद का एक निज़ाम होता है, उसका नाम होता है आसफ जाह, उसकी हो जाती है मृत्यु। अब देखिए हैदराबाद के निज़ाम की मृत्यु हो गई है। अब राजा की जब मृत्यु जाती है उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? उसका पुत्र ही होगा ना। तो उसका उत्तराधिकारी होता है नासिर जंग, जो उसका पुत्र होता है। ठीक हो गया, नासिर जंग को राजा बना दिया गया। लेकिन होता क्या है, निज़ाम आसफ जाह का एक भांजा होता है मुजफ्फरगंज, यह इस फैसले को चुनौती देता है। क्या कहता है? नहीं, मैं हूँ राजा बनने के योग्य, मैं बनूंगा राजा। तो पहली स्थिति आपकी ये हो गई, ध्यान रखना दोस्तों, पहली स्थिति आपकी ये हो गई। अब देखिए दूसरी स्थिति क्या, इस युद्ध में दो स्थितियां बनी थी। वो दो स्थितियां कौन सी थी जिस कारण से कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ था? वो दोनों ही स्थितियां मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा। तो दूसरा कारण क्या रहा था? वो क्या रहा था, कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन और एक चंदा साहब नाम के व्यक्ति थे, उनके बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया था। जब ये अनवरुद्दीन वहाँ का राजा था तो जो चंदा साहब थे उस समय इनको मराठों ने अपने मतलब जो कहें इनको पकड़ लिया था। लेकिन किसी तरह से चंदा साहब वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं और पहुँच जाते हैं कहाँ? अनवरुद्दीन के पास। और ये क्या कहते हैं, यहाँ का राजा मैं बनूंगा, यहाँ का राजा मैं बनूंगा। मतलब दोनों ही जगह देखिए ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी कि जो मुजफ्फर जंग है वो कहता है आसफ जाह से मैं राजा बनूंगा, और देखिए यहाँ चंदा साहब कहते हैं अनवरुद्दीन से कि भैया यहाँ मैं राजा बनूंगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसी बीच डुप्ले इस मामले में बिल्कुल गिद्ध की नज़र गड़ाए हुए बैठा हुआ होता है कि भैया ये हो क्या रहा है और मैं किस तरह से इसमें अपना फ़ायदा ढूंढूं। अब वह क्या करता है, बहुत चालाक होता है डुप्ले। पहले डुप्ले बहुत सीधा साधा होता है, लेकिन बाद में ऐसी कूटनीति चालें चलने लग जाता है जिसकी कोई हद नहीं होती है। तो डुप्ले क्या सोचता है, क्यों नहीं इस अवस्था का लाभ उठाया जाए। अब देखिए वो क्या करता है, रियल में जो राजा होते हैं इस समय, देखिए यहाँ पर कौन होता है, नासिर जंग, और यहाँ पर ठीक हो गया, और यहाँ पर कौन होता है, देखिए आसफ जाह के भांजे जो, देखिए यहाँ पर नासिरगंज राजा हो गया और यहाँ पर कौन है, अनवरुद्दीन। ये क्या करता है, इन दोनों को छोड़कर किनका साथ देगा, ये इन दोनों को छोड़कर साथ देगा मुजफ्फर जंग का और चंदा साहब का। ये इसकी कूटनीति की एक चाल रही थी। मतलब राजाओं का साथ ना दे के उसने क्या करा, जो अपना दावा पेश कर रहे थे उनको जो अपना समर्थन दे दिया, और उनसे क्या कहा इसने कि मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निज़ाम तथा चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दूंगा। इनसे ऐसा कहा, मुजफ्फर जंग से क्या कहा कि तुमको मैं हैदराबाद का निज़ाम बना दूंगा
और जो चंदा साहब थे उनसे क्या कहा, मैं तुम्हें कर्नाटक का नवाब बना दूंगा। चलिए ठीक है भाई, इन्होंने ऐसा करके क्या किया, इन दोनों को ही अपने साथ मिला लिया। दोस्तों मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इतिहास एक कहानी की तरह पढ़ा जाता है और एक कहानी की तरह ही याद किया जाता है। अगर आप सिर्फ रट्टा मारेंगे तो इससे आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको पूरा कारण जानना होगा, किस कारण ये युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था, तो इसके क्या परिणाम निकले थे, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे। अधिक कभी कभी कैरेक्टर भी पूछ लेता है दोस्तों, क्या कारण रहे थे, ऐसा ही पूछ लेता है एग्जाम में कि कर्नाटक के दूसरे युद्ध के क्या कारण रहे थे। अभी मैं आपको इनका नाम भी याद करवाता हूँ, चिंता मत कीजिए, सब करवाऊंगा। अभी मैं आपको इनके नाम भी याद करवाता हूँ। चलिए ठीक है, डुप्ले की कूटनीति हो गई है। उसने क्या किया, जो मुजफ्फर जंग था और जो चंदा साहब थे, ये दोनों कौन से, दोनों के इसके विरोधी थे राजाओं के, तो इनको अपने पक्ष में कर लिया। ठीक हो गया। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है, तो जब ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, एक युद्ध तो बनता ही बनता है। जब इतनी सारी घटनाएं एक साथ हो रही हैं और इतना सारा विरोध चल रहा है, तो जब विरोध होता है तो क्या होता है, युद्ध होता है। तो लीजिए हो गया युद्ध। 1749 ईस्वी में हो जाता है अंबूर का युद्ध। किसका, अंबूर का युद्ध 1749 ईस्वी में। कर्नाटक के दूसरे युद्ध में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, अंबूर का युद्ध। कब लड़ा गया था, 1749 ईस्वी में, याद रखना दोस्तों। अब जो ये युद्ध होता है वो किसके बीच होता है, यह होता है मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले के। ये जो तीनों होते हैं ये एक साथ रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो डुप्ले है उसने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को अपनी ओर मिला लिया है। डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग हो गए हैं एक साथ। और ये लोग किससे युद्ध करते हैं, अनवरुद्दीन से। किससे युद्ध करेंगे, अनवरुद्दीन से। अब इतने शक्तिशाली हो गए हैं ये, जिनके साथ फ्रांसीसी है, डुप्ले है। फ्रांसीसी जो डुप्ले गवर्नर होता है, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग, ये तो अपने आप में शक्तिशाली थे। अनवरुद्दीन अकेला था। अब अनवरुद्दीन जब इनसे युद्ध करता है तो अनवरुद्दीन इस युद्ध में मारा जाता है। कौन, अनवरुद्दीन इस युद्ध में मारा गया। अंबूर के युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले संयुक्त सेना के साथ लड़े थे। किससे, अनवरुद्दीन से। अनवरुद्दीन इस युद्ध में मारा गया। आप इसको इस तरह से याद कीजिए कि मुजफ्फर जंग को एम से, चंदा साहब को सी से, डुप्ले को डी से। तो आप ऐसे याद कीजिए, इस युद्ध में MCD ऐसे करके याद कीजिए, MCD। अंबूर के युद्ध में कौन थे, एक तरफ थे MCD, दूसरे शब्द कौन था, अनवरुद्दीन। ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, अनवरुद्दीन का पुत्र होता है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली क्या करता है, जब ऐसे अनवरुद्दीन मारा जाता है तो ये क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है और भाग के पहुँच जाता है तिरुचिन्नापल्ली में। अब देखिए, राजा मारा गया है, राजा का बेटा भाग गया है। अब वहाँ किसी को तो राजा बनाना ही था कर्नाटक में। अब देखिए क्या करता है, डुप्ले चंदा साहब को बनाता है वहाँ का राजा। जैसा कि चंदा साहब चाहते थे भैया मैं यहाँ का राजा बनूँ, तो चंदा साहब को डुप्ले ने वहाँ का राजा बना दिया। ठीक हो गया। तो अनवरुद्दीन की मृत्यु के बाद जो कर्नाटक है वो चंदा साहब के अधिकार में आ गया। और इस चंदा साहब ने क्या किया, वहाँ की राजधानी बनाई थी, उसका नाम था अकार्ट। याद रखेंगे दोस्तों, कर्नाटक के युद्ध में जब चंदा साहब को वहाँ का राजा बनाया गया था दूसरे युद्ध में, तो उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, उतर जाएगा अकार्ट में। अब देखिए डुप्ले ने इतना बड़ा काम किया है तो डुप्ले को तो कुछ मिलना ही चाहिए ना। अब देखिए चंदा साहब ने क्या किया, डुप्ले को 80 गांव दान में दे दिए। मतलब 80 गांव, मतलब उनको 80 गांव दान में दे दिए। लो भैया तुम भी ऐश करो, मज़े करो, 80 गांव तुम अपने पास रख लो। अब देखिए डुप्ले को 80 गांव मिल गए हैं, उसको इनाम मिल गया है अपना। अब क्या होता है, अंग्रेज ये सारी घटनाएं देख रहे होते हैं। वो सोचते हैं यार फ्रांसीसियों ने इतना बड़ा काम कर दिया, डुप्ले को 80 गांव दान में मिल गए, हम साला खाली बैठे हुए हैं, अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है। अभी तक हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। हम यहाँ खाली देखने थोड़ी आए, खाली व्यापारी करने थोड़ी आए, हमें भी थोड़ी हलचल करनी चाहिए। अब अंग्रेज कुछ कूटनीति करना शुरू कर देते हैं। देखिए अंग्रेज़ों ने कुछ कूटनीति करनी शुरू कर दी। मैंने आपको क्या बताया था, जो मुजफ्फर जंग था उसने अपना दावा कहाँ पेश किया था, नासिर जंग के पक्ष में। नासिर जंग के पास जाके उसने क्या कहा था कि यहाँ का राजा बनने के योग्य मैं हूँ। अब अंग्रेज़ क्या करते हैं, नासिर जंग को तो अभी अकेला पड़ जाता है, तो इसी बीच अंग्रेज़ आते हैं और नासिर जंग का पक्ष ले लेते हैं। किसका, नासिर जंग का पक्ष ले लिया उन्होंने। ठीक हो गया। चलो इससे आगे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्या होता है, 1750 ईस्वी में नासिर जंग ने अंग्रेज़ों की सहायता से कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है।
1750 ईस्वी में। जैसा कि नासिर जंग पहले अकेला था, लेकिन अंग्रेज़ों ने कूटनीतिक चाल चली, देखा कि डुप्ले को 80 गांव मिल गए हैं, मैं हम अभी तक ऐसे ही बैठे हुए हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक नासिर जंग को पकड़ते हैं और उसकी सहायता करते हैं, कर्नाटक पर आक्रमण करते हैं 1750 ईस्वी में। ये युद्ध होता है जिंजी नदी के तट पर। अक्सर कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है, जिंजी का युद्ध कब हुआ था, या फिर कहेंगे जिंजी नदी का युद्ध कब हुआ था। आपको उत्तर क्या हो जाएगा, 1750 ईस्वी में। दोस्तों मैं हमेशा आपको देखिए, कोई भी अगर कोई भी टॉपिक होता है उसको मैं एक बार क्वेश्चन की तरह जरूर बोलता हूँ, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो ये युद्ध होता है वो किन के बीच होगा, ये देखिए तीनों तो पहले से एक साथ हैं, MCD जैसे मैंने आपसे कहा था, और अंग्रेजों और नासिर जंग के बीच। आपको कैसे याद करना है, MCD, ए से अंग्रेज और N से क्या हो जाएगा, नासिर जंग। याद रखेंगे आप, ए से अंग्रेज और N से नासिर जंग। और देखिए ये युद्ध किन के बीच होगा, MCD = AN। ऐसे अगर आप याद रखेंगे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा ये। तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, डुप्ले एक तरफ थे, अंग्रेज और नासिर जंग एक तरफ थे। अब इसमें क्या होता है, विजयी हो जाते हैं अंग्रेज और नासिर जंग, ये लोग विजयी हो गए। लेकिन 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 एक घटना घट जाती है। वो घटना क्या घटती है, नासिर जंग की जो सेना होती है उस सेना में हो जाता है विद्रोह। मतलब अंग्रेज़ों ने इतनी मेहनत करी, नासिर जंग को उन्होंने युद्ध में जिताया, लेकिन क्या होता है, ये सब कराया धराया डुप्ले का ही होता है। तो नासिर जंग की सेना में विद्रोह हो जाता है, जिसमें उसी की सेना नासिर जंग को मार देती है। ठीक हो गया। अब देखिए भाई, सेना जब राजा ही नहीं बचा तो अंग्रेज भी क्या करेंगे, अंग्रेज क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, और डुप्ले इसी परिस्थिति का फ़ायदा उठाता है। अभी तक देखिए, जब डुप्ले ने पहले जब युद्ध हुआ था उसमें उसने क्या किया था, चंदा साहब को क्या किया था, वहाँ का राजा बनाया था कर्नाटक को। कर्नाटक का राजा कैसे बनाया था, चंदा साहब को। लेकिन अभी तक मुजफ्फर जंग को कुछ नहीं मिला था, तो डुप्ले क्या करता है, मुजफ्फर जंग को वहाँ का राजा बना देता है। देखिए डुप्ले ने चंदा साहब को कर्नाटक का बना दिया और मुजफ्फर जंग को बना दिया कहाँ का, हैदराबाद का। ठीक हो गया, दोनों को खुश कर दिया एकदम, दोनों खुशी खुशी एकदम। भाई चंदा साहब भी और मुजफ्फर जंग कहते हैं डुप्ले की वजह से हमको हमारा जो है पद मिल गया है। चलिए ठीक है। अब इसी समय एक घटना क्या घटती है, साल 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। 1742 में आया होता है ये, पांडिचेरी का गवर्नर बन गया। 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को बुला लिया वापस। यही सबसे भूल होती है फ्रांसीसियों की। इसी के जाने के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है शुरू। ठीक हो गए, इसी के जाने के बाद फ्रांसीसियों का हो जाता है पतन शुरू। 1754 ईस्वी तक डुप्ले भारत का गवर्नर, भारत में पांडिचेरी का गवर्नर बन के रहा था। चलिए आगे बताता हूँ क्या हुआ था। तो दोस्तों होता क्या है, फिर उसके बाद एक फ्रांसीसी अधिकारी होता है, उसका नाम होता है बुस्सी। वो क्या करता है, मुजफ्फर जंग को क्या करता है, मुजफ्फर जंग को पांडिचेरी ले जाने के लिए आया होता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो मुजफ्फर जंग की कुछ पठान उसकी हत्या कर देते हैं। तो हत्या करने के बाद बुस्सी क्या करता है, जो मुजफ्फर जंग होता है उसका एक बेटा होता है सलावत जंग, उसको बना देता है वहाँ का निजाम। तो इसी तरह से दोस्तों कुछ घटनाएं बीच में होती रहती हैं। अंत में एक राजा बनाया जाता है और उस राजा का नाम होता है मोहम्मद अली। अच्छा, मोहम्मद अली से आपको कुछ याद आया होगा, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, मैंने आपको भी अनवरुद्दीन पढ़ाया था जो भाग गया था त्रिचल्लापरी में। तो मैंने आपको वो पढ़ाया था, आपको वहाँ से कुछ याद आया होगा। तो जो इसका साथ देते हैं अंग्रेज़, तो ये लोग क्या करते हैं, जो वहाँ का राजा होता है उसको किसको बना देते हैं, मुजफ्फर जंग की हो जाती है हत्या। उसके बाद उसका पुत्र बनता है सलावत जंग। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ अंग्रेज ऐसी बना देते हैं कि जो हैदराबाद का राजा होता है उसको बना देते हैं, किसको, मोहम्मद अली को। तो समझ गए होंगे आप यहाँ से, मुजफ्फर जंग की हो गई मृत्यु। ठीक हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो डुप्ले तो भारत से जा चुका था, अब इसकी जगह एक दूसरा फ्रांसीसी गवर्नर आता है। अब उस गवर्नर का क्या नाम होता है, गोडेहू। ये थोड़ी अलग विचारधारा का होता है, मतलब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता है, थोड़ी मतलब अलग ही, या फिर कहें चाटुकारिता वाला, इस टाइप का कुछ ये होता है। तो अब यह क्या करता है, जैसे ही गोडेहू भारत आता है, तो जैसे ही ये सब कार्यक्रम चल रहा होता है, जितनी भी ये परिस्थितियाँ बन रही होती हैं, इन परिस्थितियों के फलस्वरूप एक परिणाम में एक संधि होती है। उस संधि का नाम होता है 1755 ईस्वी की संधि। 1755 ईस्वी की पांडिचेरी की संधि के साथ ही जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध है वो हो जाता है समाप्त। अब देखिए अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है, पांडिचेरी की संधि किनके मध्य हुई थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू और अंग्रेजों के बीच। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसा ही पूछ लेगा। फ्रांसीसी की संधि जब हुई थी उसमें फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, गोडेहू, क्योंकि उसी समय जो है वहाँ से डुप्ले जा चुका था। तो अब याद रखेंगे फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू आ चुका था।
पांडिचेरी की संधि में 1755 ईस्वी में फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था? गोडेहू। ठीक हो गया, इतना आप याद रखेंगे। अब क्या होता है, जब भी कोई संधि होती है तो कुछ ना कुछ तो उसका निष्कर्ष निकालते हैं ना कि तुझे ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा। अब देखिए इस संधि में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और इसमें एक घटना और क्या घट गई, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस संधि के द्वारा अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने क्या किया, उनको जितनी भी उपाधियां भारत में मुगल शासकों ने और भारतीय नरेशों ने जितनी भी उनको उपाधियां दी थी, उन्होंने क्या किया, उसका त्याग कर दिया। मतलब फुल मूड में आ गया अब लड़ने के, मतलब त्याग, जितने भी उनको उन्होंने पदक दिए थे सब वापस कर दिए। फुल मूड में, भैया हम तो फुल मूड से लड़ेंगे अब। ठीक हो गया। तो अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि किस संधि के द्वारा, किस संधि या फिर किस संधि के बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने मुगल सम्राट या अन्य भारतीय नरेशों द्वारा दी गई उपाधियों का त्याग कर दिया था। तो वो संधि कौन सी हो जाएगी? पांडिचेरी की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। तो इस संधि के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोहम्मद अली राजा बनता है। तो इस संधि के परिणाम स्वरूप क्या होता है, अंग्रेज जो इस संधि में अंग्रेजों का ही दबदबा थोड़ा बना रहता है। तो इस संधि में अंग्रेजों ने कर्नाटक का नवाब बनाया मोहम्मद अली को। अक्सर ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, तभी मैं आप यहाँ पर सब में चीज़ें लिख के चल रहा हूँ कि जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध है उसमें परिणाम स्वरूप लास्ट में अंग्रेजों ने कर्नाटक का नवाब किसे बनाया था? मोहम्मद अली को। सॉरी, मैंने उसमें हैदराबाद बोल दिया था, लेकिन मोहम्मद अली को। ठीक हो गया, आप समझ गए होंगे यहाँ से। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या होता है, ये सारी परिस्थितियाँ चल रही होती हैं, तो इसी समय क्या होता है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध शुरू हो जाता है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जब शुरू होता है वो कब होगा? 1756 ईस्वी में। और चलता कब तक है? 1763 ईस्वी में। इस युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण क्या था, वो था, आपने सुना भी होगा, आपने बहुत पहले सुन रखा होगा, सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में शुरू हो जाता है 1756 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध। किसके बीच? वही जो हमेशा चलते आ रहे हैं, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तो कर्नाटक के तीसरे युद्ध का कारण क्या था? यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध कब से शुरू हुआ था? 1756 से। चला कब से? 1763 ईस्वी तक। देख लेंगे, 1756 से 1763 ईस्वी तक 7 साल होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता था यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजियों और फ्रांसीसियों के बीच। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 1756 ईस्वी में जो वहाँ है युद्ध शुरू हो गया था। कहाँ? यूरोप में, अंग्रेजियों। अब होता क्या था, जैसे ही यूरोप में कोई भी युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच होगा तो भारत में भी ये लोग लड़ने लग जाते थे। समस्या तो यही थी ना, ये लोग क्या करते थे, भारत में भी इनकी लड़ाई चालू हो जाती थी। तो क्या होता है, 1757 ईस्वी में ये लोग शुरू करते हैं लड़ना झगड़ना। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या करते हैं, अंग्रेज जो कुछ क्षेत्र होते हैं फ्रांसीसियों के, उन पर हमला करके वो उनका हम जो क्षेत्र होते हैं उसको कब्जा लेते हैं, और फ्रांसीसी भी ऐसा ही करते हैं, अंग्रेजों के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं। तो ऐसा चलता रहता है, एक दूसरे को क्षेत्र को छीनने का सिलसिला चलता रहता है। तो इसी बीच क्या होता है, एक ऑफिसर होता है, फ्रांसीसी ऑफिसर। इसका जो पूरा नाम है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है लाली। ये मैंने लाली सिर्फ यहाँ पर इसलिए लिख रखा है आपको याद करवाने के लिए। क्या होता है, काउंट डी लाली नाम का एक अधिकारी होता है, जिसमें क्या होता है, फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को, जो भारत में जो भी फ्रांसीसी सेना होती है उसको पूरा नियंत्रण वो लाली के नियंत्रण में कर देते हैं। मतलब जो भारत में फ्रांसी की जो सेना है उसके जो सैनिक हैं, हथियार हैं, वो सारे के सारे काउंट डी लाली के नियंत्रण में आ जाते हैं। अब देखिए इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, जब उसके सामने सारे के सारे अधिकार मिल गए हैं तो वो तो सोचेगा, अरे वाह, मुझे तो सब कुछ मिल गया, हथियार मिल गए, सैनिक मिल गए, मैं किसी से क्यों डरूंगा। इसी के परिणाम स्वरूप एक परिस्थिति बनती है, वांडीवास का युद्ध। क्या होता है, वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी में होता है। वांडीवास का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 ईस्वी में। और यह युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकूट ने। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन करेगा? लिली। देखिए मैंने लाली इसलिए लिख रखा है क्योंकि आपको याद हो जाएगा। आयरकूट तो आपने नाम सुना ही होगा, लेकिन काउंट डी लाली नाम आपने सुना नहीं होगा, इसलिए लाली आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करेगा आयरकूट, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन करेगा? काउंट डी लाली। लेकिन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो काउंट डी लाली होता है उसकी जो सेना होती है वो हो जाती है पराजित। काउंट डी लाली जो मतलब जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा होता है वो हो जाता है पराजित। और जब पराजित होता है तो आपको पता ही है, जब भी कोई हारना शुरू हो जाता है युद्ध में तो क्या करता है वो? संधि। इसमें भी ऐसा ही होता है, इसमें भी एक संधि होती है, और इस युद्ध का समापन भी एक संधि के द्वारा ही होता है। उस संधि का नाम क्या है? पेरिस की संधि। कब हुई थी?
1763 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, तीसरी संधि आ गई है ये। पहली संधि जो हमारी हुई थी वो कौन सी हुई थी? एक्स-ला सापेल की संधि, वो कब हुई थी? 1748 ईस्वी में। दूसरी संधि हमारी होती है पांडिचेरी की 1755 ईस्वी में। तीसरी संधि हमारी आ गई है पेरिस की संधि, कब होगी? 1763 ईस्वी में। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये संधि कहाँ होती है? यूरोप में। याद रखना, ये संधियाँ कहाँ होती हैं, ऐसा ही पूछ लेता है एग्जाम में, कहाँ होती हैं और कब हुई थी? ये संधि हुई थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, ये हुई थी यूरोप में। ठीक हो गया। 1763 ईस्वी में संधि हो गई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। जो पेरिस की संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे, उसी के साथ कर्नाटक के युद्ध का समापन हो जाता है। ठीक हो गया। और इसी के साथ ही सप्तवर्षीय युद्ध भी समाप्त हो जाता है। अब देखिए आगे को क्या होता है, अब आगे को बताता हूँ आगे क्या हुआ था। तो दोस्तों देखिए, जब भी कोई युद्ध होता है उसका कुछ निष्कर्ष निकलता है ना, तो इसके भी कुछ निष्कर्ष निकले थे। अब देखिए इसमें क्या निष्कर्ष निकलते हैं। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की जिन जिन फैक्ट्री पर कब्जा किया होता है, वो सारे कारखाने अंग्रेज़ों ने क्या किया? फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिए। लेकिन 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 सिर्फ कारखाने ही वापस लौटाए थे। उन्होंने एक शर्त ये रखी थी कि पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने शर्त क्या रखी थी, भारत में अब वह कोई किला जो किलेबंदी होती है वो नहीं कर सकते हैं, और सैनिक जो डेरा है वो अब नहीं डाल सकते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं कि फ्रांसीसियों को भारत से एकदम खोखला कर दिया था। तो किलेबंदी पर भी रोक लगा दी, सैनिक डेरे पर भी रोक लगा दी। अब क्या था, फ्रांसीसी यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारी बनकर रह गए थे। मतलब यह कह सकते हैं, अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है, भारत में फ्रांसीसियों की जो सत्ता थी वो किस युद्ध के साथ खत्म हुई? उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध एक ऐसा युद्ध रहा था जिसने कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता को मजबूत कर दिया था और फ्रांसीसियों की जो सत्ता थी उसको खोखला कर दिया था। और जो पहला युद्ध था कर्नाटक का, उसमें कोई निर्णय नहीं निकला। दूसरा युद्ध था, उसमें कोई निर्णय नहीं निकला। लेकिन तीसरे युद्ध में एक निर्णय जरूर निकल जाता है। भारत में अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित अच्छी तरह से हो जाती है और फ्रांसीसियों की जो सत्ता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। अब फ्रांसीसी जो है यहाँ सिर्फ एक व्यापारी बनकर रह गए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आज हमारा ये जो कर्नाटक के तीनों युद्ध थे वो हमने आज समाप्त कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जो हमारा भारत में यूरोपियों के आगमन का क्रम होता है वो आज समाप्त हो गया है। उसके सारे चैप्टर हमने ख़त्म कर दिए हैं। पुर्तगाली हमने पढ़ा, डच हमने पढ़े, अंग्रेज़ हमने पढ़े, डेन्स हमने पढ़े, फ्रांसीसी हमने पढ़े, और आज हमने कर्नाटक का युद्ध पढ़ा है। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो अगला हमारा चैप्टर होगा भारत में मुग़लों का पतन। अंग्रेज़ों के बाद जब मुग़ल आते हैं तो मुग़लों का पतन किस तरीके से होता है, अगला चैप्टर में चर्चा हम इस बात की करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।